हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का, जिनका भी अभी एग्ज़ाम बाकी है, चाहे आपका एग्ज़ाम 18 अगस्त को हो, 21 अगस्त को हो, 25 अगस्त को हो या फिर 28 अगस्त को हो। देखिए, आपके लिए ये सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अभी जो 7 अगस्त और 11 अगस्त को जो पेपर लिया गया है, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित हम लोग इसमें 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम जैसा ये क्वेश्चन पेपर है। 18 अगस्त 2024, 21 अगस्त 2024, 25 अगस्त 2024 और 28 अगस्त 2024 के लिए। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स देखिए, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 से रिलेटेड लगातार अपडेट्स मिलते रहें। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है? आंसर सभी लोगों को कमेंट करते चलना है और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। और जो भी मैंने सेट्स कराया हुआ है, हर सेट से 3-4 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी गारंटी है कि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है? देखिए, संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता होती है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और भारत एक संसदीय प्रणाली है, ठीक है ना। भारत एक संसदीय प्रणाली वाला देश है जहाँ की कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। विधानमंडल, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासी संगठन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ठीक है ना, प्रतिबद्ध नहीं है, स्वतंत्र है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत एक संसदीय प्रणाली वाला देश है और जहां पर कि कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। आप देख सकते हैं कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से या असंगठित क्षेत्र से? बताइए। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो होता है यह किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है, तृतीयक सेक्टर का है, तृतीयक क्षेत्र का है, ठीक है ना। और देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है ये पूछा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये आपका कृषि, खनन, मत्स्य पालन, ये सब आता है, ठीक है ना। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? तो विनिर्माण जो है, विनिर्माण पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि जो है, कृषि मछली पकड़ना यानी कि मत्स्य, ये आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका आएगा इसमें संचार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, ठीक है ना। शिक्षा पूछा जाएगा किस क्षेत्र में आता है, तो याद रखिएगा शिक्षा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो तृतीय क्षेत्र है इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, एशिया की छत है। एशिया की छत किसको कहा जाता है? बताइए। एशिया की छत, एशिया की छत या संसार की छत, ये पामीर के पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये पामीर के पठार को कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पामीर का पठार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर सेशन के एंड में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कल मैंने आपको जो है बिहार स्पेशल का 100 क्वेश्चन कराया हुआ है जो बीपीएससी में पूछा गया है और बीपीएससी के प्रश्न ही बिहार पुलिस में पूछे जा रहे हैं, तो सेशन देख लीजिएगा। देखिए, देशांतरीय याम्योत्तर है, देशांतरीय याम्योत्तर, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? देशांतरीय याम्योत्तर क्या है? देखिए, देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। क्या है देशांतर? तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर
खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है और ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है ना। और विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान अर्धवृत्त, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है। शेयर कीमत में इनसाइडर ट्रेडिंग किसको कहा जाता है, बताइए। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसे सामान्य भाषा में भेदिया ट्रेडिंग भी कहा जाता है, और इस प्रकार का ट्रेडिंग में प्रबंधक वर्ग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कंपनी की अंदरूनी जानकारी के आधार पर शेयर को खरीद कर या बेच करके गैर कानूनी तरीके से लाभ उठाता है, ठीक है ना। और जो सेबी है, सेबी का अध्यक्ष भी पूछा गया था, माधुरी पुरी पूछ है, सेबी ने इस चीज़ को, ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, इसको प्रतिबंधित कर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा, तो बुलियन ट्रेंड को, ठीक है ना, बुलियन ट्रेंड को, इसको बुलियन ट्रेंड कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति कंपनी की जो आपकी इनसाइड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके आधार पर शेयर को खरीदता है और उसको बेचता है, ठीक है, और इस तरीके से वह अनुचित प्रकार से लाभ कमाता है। चलिए देखिए, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। प्रजातंत्र की जड़ें बताइए, तो किसके द्वारा, साम्यवाद के द्वारा नहीं, साम्यवाद के द्वारा नहीं नष्ट किया जा सकता है। भाषाओं में विविधता के द्वारा नहीं। हमारे देश में तो देखिए विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और कहा जाता है कि विविधता में ही एकता है। भारतीय जीवन में बदलाव द्वारा नहीं, आतंकवाद या विद्रोह के द्वारा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कहाँ केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है, मैसूर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मैसूर में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद पूछा गया कि मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है। अच्छा देखिए, मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है अमृत उद्यान। इसका नाम क्या रखा गया है, मुगल गार्डन का अमृत उद्यान इसका नाम रखा गया है मुगल गार्डन का, ध्यान रखिएगा। और मुगल गार्डन जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में है और यह एक उद्यान संस्थान है। और देखिए अगर हम बात करते हैं तो इस बाग के विशेष लक्षण क्या है, फवारे, झील, सरोवर, ये सब है। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर या तैमूर ने इसे 4 बाग भी नाम दिया था, ठीक है ना। तो बस आपको इतना याद रखना है, मुगल गार्डन का नया नाम अमृत गार्डन है और ये नई दिल्ली में है। चलिए उसके बाद देखिए, यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला है, ठीक है ना, तो वह कौन सा खेल खेलता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका शतरंज से संबंधित है, ठीक है ना। ये आपका जो फीडे है ये शतरंज से संबंधित है, आप इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है, बताइए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किस चुनाव में होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एक राज्य का सभी विधायक का मत जो होता है मूल्य को एक समान करना होता है और सभी सांसद का मत मूल्य को एक बराबर करना होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुगल काल के दौरान, देखिए मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते तायूस, जिसको कि मयूर सिंहासन कहा जाता है, उसका वर्णन किया था। उसका नाम क्या था। अच्छा, मयूर सिंहासन पर जो है बैठा था सबसे पहले शाहजहां ने, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा ये आपका विदेशी यात्री था, राइट आंसर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका कौन था, तो ट्रेवेनियर था, ठीक है ना। यह एक जौहरी था जिसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा किया था। तो यहाँ पर देखिए ट्रेवेनियर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सभी आपको ऑप्शन दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस, बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करिए, रिवीजन करिए, समय नहीं है अब, ठीक है ना। देखिए तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के दिन मनाया जाता है,
ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, और 11 जुलाई को मनाया जाता है क्या, तो जनसंख्या दिवस। देखिए अब अगला प्रश्न पढ़िए, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि और आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा, ऊपरी सदन, ऊपरी सदन बोले तो राज्यसभा की बात की जा रही है। ठीक है, बताइए, अगर ऊपरी सदन का सदस्य हो तो वह लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएगा, और प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपरी सदन का सदस्य है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के एकीकरण में किसका हाथ था, भारत के एकीकरण में किसका हाथ था, तो भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का हाथ था, और साथ ही साथ बीपी मेनन का भी योगदान था। सरदार पटेल और बीपी मेनन का योगदान था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। डेयरी रिसर्च सेंटर कई बार मैंने आपको कराया हुआ है कि ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये हरियाणा में है, हरियाणा के करनाल में है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति, तो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति जो चुने गए हैं ये कौन है, तो फ्रेंड्स देखिए ये नीलम संजीव रेड्डी हैं। अच्छा, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर आपसे उपराष्ट्रपति पूछता तब क्या जवाब देते, उपराष्ट्रपति कौन से व्यक्ति निर्विरोध चुने गए हैं, तो 3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, राधाकृष्णन मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, उसके बाद एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल, और यहाँ मैं लिखता हूँ शंकर दयाल शर्मा। ठीक है ना, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है ना, ये 3 उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मानस पूछा गया था कल वाले पेपर में 11 तारीख के, काजीरंगा मानस या असम में है। ठीक है ना, दुधवा पूछा गया था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, आप बताइएगा दुधवा, कमेंट करिए तो कहाँ पर है, दुधवा कहाँ पर है। चलिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, और इसरो के अभी अध्यक्ष जो है ये कौन है, बताइए, कमेंट करिए, आप सभी लोग कमेंट करिए कि इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट करिए। सोमनाथ जी हैं, ठीक है ना, एस सोमनाथ। चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो फ्रेंड्स ये आपकी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, चलचित्र के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में हुआ था। ठीक है ना, और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो अभी जो है दिया किसको गया है रिसेंटली, जो मैंने आखिरी बार, तो ये वहीदा रहमान को दिया गया है, वहीदा रहमान को। ठीक है ना, वहीदा रहमान को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शक संबंध की शुरुआत किसने किया था, शक संबंध की शुरुआत किया था किसने, तो फ्रेंड्स देखिए शक संबंध की शुरुआत किया था 78 ईस्वी में, किसने किया था, कनिष्क ने किया था, कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने किया था। ठीक है ना, और 1957 में 1957 में जो है याद रखिएगा कि भारत सरकार ने शक संबंध राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया था इसको। ठीक है, चलिए, और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था। देखिए भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, चलिए बताइए, भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया। आर्टिकल 352 से लेकर के 360 में है। ठीक है ना, और इसको लिया गया जर्मनी से आपातकाल को। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है,
और राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को भी आयरलैंड से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, आपको भी पता है, ठीक है, और भी है, तो मौलिक अधिकार रिसेंटली याद रखेंगे। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को सिंधु का बाग, मतलब सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान, ठीक है, और मृतकों का टीला कहा गया है। देखिए अब इतना तो आपको पता है, ये जब आप देखेंगे तो आसानी से बता देंगे, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। ये ऑलरेडी प्रश्न बिहार पुलिस में अभी पूछा गया है, शायद 11 अगस्त के दिन ही पूछा गया है। अगर इस तरह से पूछता, ये ना देकर कि सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है, तब भी याद रखना है मोहनजोदाड़ो को, या सिंध का नखलिस्तान किसको कहा जाता है, तो भी मोहनजोदाड़ो को। चलिए उसके बाद देखिए, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय, तो हर्षवर्धन के समय जो था ये कौन सा, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किया था कुमारगुप्त प्रथम ने, और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया था, नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने, तो नालंदा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी हर्षवर्धन के समय में हेनस्वांग नालंदा में अध्ययन करने के लिए आया था, हेनस्वांग, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ हेनस्वांग, किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? देखिए मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को। विद्यापति जी की एक प्रसिद्ध रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता अगर पूछा जाए किसकी रचना है कीर्तिलता, तो याद रखिएगा कीर्तिलता ये विद्यापति जी की रचना है। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ठीक है, मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः जो गैस होती है, प्रमुख अवयव जो है इसका, ये आपका मीथेन होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम उंगली क्या दर्शाता है? अच्छा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? तो देखिए बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को, अंगूठे तर्जनी, यहाँ मैं लिखता हूँ अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को, बिहार पुलिस में अभी प्रश्न पूछा गया था इससे, ठीक है ना, अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें, एक दूसरे के लंबवत रखें, एक दूसरे के लंबवत रखें, तो अंगूठा चालक द्वारा अनुभव किए गए लागू बल की दिशा को इंगित करता है। अंगूठा बल की दिशा को इंगित करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, और मध्यमा विद्युत धारा की स्थिति को इंगित करता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। अंगूठा मैंने अभी बताया है बल की दिशा को, उसके बाद देखिए अंगूठा बल की दिशा को, ठीक है, अंगूठा बल की दिशा को, और जो आपका मध्यमा है, मध्यमा ये क्या दर्शाता है? मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, और जो आपकी मध्यमा के बाद जो तर्जनी है जिसको कि प्रथम उंगली कहा जाता है, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा प्रथम, ठीक है। चलिए विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो मैंने आपको बाएं हाथ का नियम बता दिया। अगर दाएं हाथ के नियम की बात करते हैं तो हो सकता है दाएं हाथ से भी पूछ लिया जाए, तो सेम वही है, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ अंगूठा तर्जनी और मध्यमा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए दाएं हाथ के नियम में क्या है कि अगर आप इन तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करेंगे तो अंगूठा चुंबकत्व के सापेक्ष चालक की गति की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, यहाँ मैं लिखता हूँ चालक की गति की दिशा को, ठीक है ना, गति की दिशा को, अंगूठा चालक के गति की दिशा को इंगित करता है। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है ना, क्षेत्र की दिशा को, और यहाँ पर मध्यमा जो है ये प्रेरित धारा की ओर संकेत करेगी, प्रेरित धारा की ओर, प्रेरित धारा की ओर, प्रेरित धारा की ओर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब ये था विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए विद्युत मोटर जो है आपको भी पता है, यह
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर, ठीक है ना, विद्युत मोटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए, और विद्युत मोटर किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, जरा आप मुझे बताइए, बताइए तो कमेंट करके। विद्युत मोटर आप कमेंट करके ये बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि दियासलाई में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? दियासलाई में जो है किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? तो दियासलाई में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, यह सिद्धांत जो है ये कौन सा सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट यह न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूक्लियर फिजन का, ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा, विखंडन के सिद्धांत पर, ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन के। चलिए, उसके बाद देखिए रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रॉकेट जो है ये काम करता है किस पर? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रेखीय संवेग संरक्षण, यहाँ पर देखिए रेखीय दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको भी इस तरह से भी आप याद रखिएगा। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 करेंगे। देखिए 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? इसमें से जो वंशानुगत रोग है वो कौन सा रोग है? फटाफट आंसर कमेंट करिए। वंशानुगत रोग जो है इसमें से आपका कौन सा? तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, जिसको कि वर्णांधता कहा जाता है, ये एक वंशानुगत डिजीज है, ठीक है ना। इससे पीड़ित व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, बाकी रतौंधी आपको पता है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए, रिकेट्स वगैरह विटामिन डी कह सकते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की बात कर रहा है, ठीक है ना, बताइए। तो इसमें जो है कौन सी अशुद्धता नमी को सोखता है? सोडियम क्लोराइड साधारण नाम इसका नमक है, ठीक है ना। चलिए, और ये क्या होता है? उदासीन होता है, इसका पीएच मान NaCl का जो खाने वाला नमक है उसका 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नमी सोखता है अशुद्धता, ये अशुद्धता जो है ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये कौन सा है? ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए, देखिए मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, मूल के द्वारा, जड़ के। तो देखिए मूल के द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन जो होता है ये किस में होता है? जल्दी कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका आलू में, पोटैटो में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? देखिए विद्युत अपघटन प्रक्रिया किसको कहते हैं? तो जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और देखिए उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो द्रवित सोडियम क्लोराइड जो होता है उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है, और इसमें सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त हो जाती है। लोहा का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। विद्युत अपघटनी में कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? आ गया ना, विद्युत मोटर मैंने आपसे पूछा था। देखिए विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था नहीं आंसर, मैंने पूछा था कि आप बताइएगा। डायनेमो जो है, डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और रेक्टिफायर बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफायर जो है ये आवृत्ति धारा को, मतलब जो आपकी AC करंट है उसको DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? कौन सा जो हमारा मांसपेशी में ऑक्सीजन को एकत्रित करता है रक्त का, वह अवयव कौन सा है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स RBC। और RBC में जो है हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन ही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। RBC का मुख्य कार्य ही है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। यह मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग स्वयं हल करिएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग मैथ के सारे प्रश्नों को हल करिए। सिंपल सा पहले इसको काट दीजिए, ठीक है। 0 से 0 तो 5 दूना 10 और ये 5 25,
तो यानी कि कितना हो जाएगा 75 और 25, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए एक अंक जिसके 7 गुना अंक से 15 घटाने पर, एक अंक है, मान लीजिए कि वह अंक x है, उसके 7 गुना अंक से 15 को घटाने पर उस अंक के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। उस अंक के, ये अंक है, इसके दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। तो अंक क्या है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिए, इधर आएगा तो ये 7x माइनस 2x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये 10 और प्लस 15 25 हो जाएगा, यानी कि 5x इक्वल टू 25 हो गया, तो x इक्वल टू 5 हो गया। कितना आसान है। चलिए तो यहाँ पर 5 आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि 9 अंक 1 2 से लेकर के 9 तक दिया गया है, से 6 अंकों का प्रयोग मिलाकर के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बताइए। तो सिंपल सा है, ठीक है ना, यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी संख्या है, तो ये आपका हो जाएगा -6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 604, ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 80 हो जाएगा, 604 80, ठीक है। चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर 2/7 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में छोड़ दें जब क्रमशः, मतलब देखिए 6 9 13 और 18 में विभाजित किया जाए, तो सबका क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, इनका क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना, और शेष को जोड़ दीजिए। तो इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है ना, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इसमें शेष जो है क्या करा है कि 7वें भाग को, तो यहाँ पर आप इसको गुना 9 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 18 में विभाजित किया जा रहा है n में, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो 9 यहाँ 90 हो जाएगा ना, ये 90 n कितना है, तो n भी तो 4 ही है ना, 1 2 3 4 है ना, तो ये 4 हो गया और प्लस 4, तो 9 चुका 36, यानी कि आपका 364 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चुका 36, 360 और प्लस 4 364, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए उसके बाद देखिए इसका सबसे बड़ा भिन्न इसमें से बताना है, तो ये सब आप बना लीजिएगा ना। चलिए राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, 3/4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला कब किया गया था। देखिए ये घटना मुजफ्फरपुर की घटना है, बिहार से संबंधित प्रश्न बन रहा है आपके एग्जाम में। देखिए ये घटना है कब की, तो ये 1908 की घटना है, और डेट भी अगर याद रखना पड़े तो आप 30 अप्रैल 1908 की घटना याद रखिएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे ये किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं, लेकिन बम जो है गलती से जाकर के कैनेडी की गाड़ी पर गिरा था, और उसकी बेटी और उसकी पत्नी का, कैनेडी की पत्नी का मौत होगा। और कैनेडी सबसे बात है कि भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था, तो ये एक दुर्भाग्य था। ये घटना 1908 की है, मुजफ्फरपुर की घटना है। उसके बाद क्या हुआ था, ये प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने डर के मारे आत्महत्या कर लिया था, और खुदीराम बोस ने जो है इनको फांसी दिया गया था। चलिए खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है, खादर मिट्टी, तो खादर मिट्टी जो है ये किस प्रकार की मिट्टी है बताइए। तो खादर कहा जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और रेगुर मिट्टी में आपको पता है, काली मिट्टी में, रेगुर मिट्टी में कपास की खेती बड़ी अच्छी होती है। लेटराइट मिट्टी में जो है चाय की खेती होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभी मैंने आपको बताया ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, वानिकी, डेयरी ये सब आएगा, ठीक है ना। बैंकिंग जो है ये आएगा आपका तृतीयक क्षेत्र में, बैंकिंग आपका आएगा तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है ना, याद रखिएगा, बैंकिंग आपका आएगा तृतीयक क्षेत्र में, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग आता है। चलिए उसके बाद देखिए मोपला आंदोलन हुआ था, मोपला आंदोलन कब हुआ था बताइए। तो ये हुआ था 1921 में, कहाँ पर, मालाबार तट पर, यानी कि मालाबार तट पर हुआ था, केरल के मालाबार पर, अली मुसलियार के नेतृत्व में, अली मुसलियार के नेतृत्व में, अली मुसलियार के नेतृत्व में, ठीक है ना, याद रखिएगा, अली मुसलियार के नेतृत्व में, यह आपका केरल में। चलिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है बताइए। तो सबसे पुराना रूप जो है ये ध्रुपद है,
ठीक है ना। ध्रुपद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पुराना रूप ये ध्रुपद है। चलिए, लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के गरम दल, नरम दल, इन सब में समझौता हुआ था, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में संपन्न हुआ था ये निर्णायक समझौता, और इसमें लोकमान्य तिलक का बड़ा ही योगदान था, ठीक है ना। लोकमान्य तिलक का बड़ा ही योगदान था, तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय, प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपको 1857 में कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई, ये तीनों कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में, ठीक है ना, एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जनवरी 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित हुई थी, उसके बाद जुलाई 1857 में बम्बई, और सितंबर 1857 में मद्रास। तो इन्हीं में से सबसे पहले चुनना है तो कलकत्ता होगा। 1857 में इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो आपका वुड डिस्पैच था 1854 का, उसके अंतर्गत जो है एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में मैंने आपको बताया था कब, तो जनवरी 1857 में, उसके बाद आपका जुलाई 1857 में मुंबई में, और फिर आखिरी में मद्रास में सितंबर 1857 में। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जनवरी, जुलाई और सितंबर। चलिए, उसके बाद देखिए, चेराव जो है किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? चेराव, चेराव कहाँ का है? तो फ्रेंड्स ये मिजोरम का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मिजोरम का है, याद रखिएगा, चेराव मिजोरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो जायद जो फसल होता है, जायद फसल के अंतर्गत आपको पता है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर देखिए तरबूज दिया गया है। चलिए, 1905 में भारत माता की जो प्रख्यात छवि है, पेंटिंग है, किसने बनाया था? 1905 में, सन भी याद रखिएगा। तो ये बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की ये प्रख्यात अमर कृति बनाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। चलिए, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम इन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में, सर्वप्रथम इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन अगर इंडिया में पूछता ना, तो सर्वप्रथम 1893 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन अगर यहीं सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग अगर पूछता, तो ये चंपारण में करते हैं, लेकिन यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका आंसर होगा, ठीक है ना। नस्लवादी भेदभाव के खिलाफ जो है इन्होंने किया था। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब ग्रहण किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब ग्रहण किया था, कब पास किया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो पूर्ण स्वराज का ये प्रस्ताव था, आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929 में, इसी में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया था किसने? तो होम रूल आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो एनी बेसेंट थी और बाल गंगाधर तिलक थे। मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन को शुरू किसने किया था, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, भूदान आंदोलन को 1951 में ये शुरू किया था, किसने? तो आचार्य विनोबा भावे ने। और जो अभी तत्कालीन अगर वर्तमान की बात करते हैं तो ये तेलंगाना है, और तत्कालीन आंध्र प्रदेश हुआ करता था, पोंचमपल्ली गांव से इन्होंने शुरू किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे 1953 में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली के पहले, दिल्ली राजधानी बनी है 1912 में, हालांकि घोषणा इसकी 1911 में किया गया था, लेकिन बनी थी 1912 में। और दिल्ली के पहले राजधानी कहाँ पर थी? तो ये कलकत्ता थी। कहाँ पर थी? कलकत्ता थी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको कि हम लोग बीसीसीआई बोलते हैं, ठीक है ना, इसका गठन कब हुआ था? बीसीसीआई का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स दिसंबर 1928 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन है? तो ये आपका कौन है? प्रथम विधि अधिकारी, तो अटर्नी जनरल होता है, मैंने आपको बताया है, भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है ना। तो अटर्नी जनरल यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, देखिए, स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। इनका कार्यकाल जो है
ये 50 से लेकर के 62 तक रहा था, 1950 से 62 तक राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिएगा कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, तो ये कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं। और उपराष्ट्रपति का नाम मैंने आपको बताया जो निर्विरोध चुने गए थे, उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सबसे पहले तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। राधाकृष्णन जी 1952 और 1957 में, हिदायतुल्ला 1979 में और शंकर दयाल शर्मा 1987 में। देखिए चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय प्रतीक, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विक्ट्री टावर अंग्रेजी में कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका निर्माण राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 से 1449 के मध्य में करवाया था। आपको सिर्फ राणा कुंभा याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, चूंकि भीमराव अंबेडकर को पूछा गया था, भीमराव अंबेडकर को कि भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में। और यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत रत्न 2001 में दिया गया था। प्रसिद्ध ये शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, याद रखिएगा 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये शहनाई वादक हैं, ठीक है ना। और हिंदी के चैप्टर में आपको पढ़ना भी है क्लास 10th में, इसलिए याद रखिएगा। देखिए दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीव को, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? बताइए। तो देखिए दमन और दीव दोनों एक दूसरे से खंबात की खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं। ये खंबात की खाड़ी राइट आंसर होगा। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु कैसी है? तो देखिए भारत की जलवायु जो है फ्रेंड्स, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन ए हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। चलिए विंध्य पर्वत जो है ये पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? विंध्य पर्वत जो है ये किससे संबंधित? देखिए अरावली, सतपुड़ा, विंध्य, ठीक है ना, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत के, ठीक है ना। हिमालय जो है ये फोल्डेड माउंटेन का, बलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? पाल घाट दड़ा या पलक्कड़ दड़ा भी इसको कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट में स्थित है और यह तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, ठीक है ना, केरल और तमिलनाडु होगा। चलिए भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? तो सबसे अधिक खारा आपको भी पता है कि किसका है, तो ये आपका सबसे अधिक खारा अगर पूछेगा, ध्यान से सुनिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो आप सांभर लगा दीजिएगा। जबकि भारत में सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की एक लैगून झील है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि सबसे जो है अधिक खारा पानी किसका है, तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंड्स ये आपका सांभर का ही होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे बहुत लोग चिल्का भी लगा सकते हैं, लेकिन सांभर का, अगर लैगून झील पूछेगा ना, तटीय झील, तब चिल्का होगा। चलो उसके बाद देखिए सागर में भारतीय सार्वभौमत्व कितना समुद्री मील तक है, यानी कि कितना नॉटिकल मील तक है? बताइए। तो देखिए भारतीय सार्वभौमत्व जो है ये 12 नॉटिकल मील कहा जाता है और यह क्षेत्र जो है पूरी तरह से भारत का अधिकार में होता है। 12 नॉटिकल मील याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था, जो क्या कहलाता है? जो क्या कहलाता है? बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था, जो कहलाता है गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता है इसको, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से बड़े बंदरगाहों में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? इसमें से कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? बताइए। कृत्रिम बंदरगाह, तो फ्रेंड्स ये आपका चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए उसके बाद देखिए रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है इसको काला कानून कहा जाता है और यह लागू हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाली स्थान दिया गया है प्रधानमंत्रित्व काल में, मतलब किसके प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था? तो गठबंधन सरकार का पहली बार गठन कब हुआ था भारत में, ठीक है ना? तो ये मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के समय ये गठबंधन हुआ था 1977 में, ठीक है ना। उसके पहले पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल इसमें से कौन सी नहीं है?
बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूँ रबी है, चना रबी है, जौ रबी है, सरसों भी याद रखिएगा रबी फसल है, ठीक है ना। मक्का जो है ये रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक नगर निगम का कार्य नहीं है? नगर निगम का इसमें से कार्य नहीं है। तो देखिए, बिजली और जल आपूर्ति नगर निगम का कार्य है, स्वास्थ्य सफाई भी है, सार्वजनिक कार्य भी है। यहाँ पर आप देखिए कानून और व्यवस्था, ये नगर निगम का कार्य नहीं है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं, यानी कि प्राकृतिक पारितंत्र है, सीधे सीधे कहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जंगल जो होता है ना, जंगल, यह एक पारिस्थितिक नेचुरल है, प्राकृतिक पारितंत्र है, यानी कि ये एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। बाकी यहाँ पर देखिए फसल का जो खेत होता है, बगीचा होता है, जो एक्वेरियम है मछली वाला, ये कृत्रिम होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? कौन सा घटक है जो थक्का बनाने में मदद करेगा? तो यहाँ पर देखिएगा ये प्लेटलेट्स है। कौन सा है? प्लेटलेट्स है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने कई बार आपको बताया भी है कि वनस्पति जगत का उभयचर किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। चलिए, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है, बताइए। जल में घुलते समय ये कार्बोनिक अम्ल उत्पन्न करती है, ठीक है ना। कार्बोनिक अम्ल, जल में घुलते समय कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है और यह एक दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। सॉरी, अम्ल ना है, दुर्बल अम्ल ये वाला होगा, दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। देखिए, सिरका का व्यापारिक नाम, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है और इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, सिरका को। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों के डंक में, फॉर्मिक एसिड या मैथोनिक एसिड एक ही बात है, ठीक है ना। चींटियों में पाया जाता है, मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है अंगूर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, कच्चा आम में पाया जाता है, ठीक है ना। कच्चा आम में, कच्चा मैं लिख देता हूँ, कच्चा आम में। उसके बाद देखिए ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान की शाखा है जो संबंधित है, क्रायोजेनिक्स विज्ञान की एक शाखा है जो संबंधित है। तो क्रायोजेनिक्स जो है वह अति निम्न तापमान और उसके अनुप्रयोगों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्रायोजेनिक्स, निम्न तापमान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर निम्न तापमान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिस्थापित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है यह प्रतिस्थापित किया था किसने? बताइए। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किया था हाइजेंस ने। तो यहाँ पर देखिए हाइजेंस दिया गया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है, कणिका सिद्धांत ये किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। चलिए, प्रकाश की न्यूनतम गति होगी जब वह गुजरती है, प्रकाश की न्यूनतम गति होगी जब वह गुजरती है। तो प्रकाश जो है जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, जिसका अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। तो यहाँ पर देखिए कांच का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका अपवर्तनांक जो होता है अधिक होता है, इसलिए प्रकाश की चाल इसमें कम होगी। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि विच चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टॉल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा ये आपका ईस्टर त्यौहार की चर्चा है इसमें, ठीक है ना, ईस्टर त्यौहार की चर्चा है, ठीक है ना। विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन द टॉल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, तो ये आपका ईस्टर का त्यौहार है। चलिए, उसके बाद देखिए वेयर वाज सेंट कबीर ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डे, ये अभी पढ़ना भी आपको हिंदी वाले में, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा, अच्छा, कबीर का जो उपदेश है ये बीजक में संकलित है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बीजक में ये संकलित है, ये बार बार प्रश्न बनता है। यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा आपका वाराणसी में, ठीक है ना। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष जो है आपको भी पता है
ये आपके मैनग्रोव या ज्वारीय वन तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर मैनग्रोव वन में होगा। उसके बाद देखिए बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। बादल या कोहरा, बादल या कोहरा जो है ये किस कोलाइडी निकाय के उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, बादल या कोहरा जो है ये द्रव गैस में परिक्षिप्त कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। द्रव गैस में परिक्षिप्त, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। तो इसमें जहरीला बन जाएगा, ठीक है ना। तो जहरीला कौन सा, ये वाला जहरीला यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है। तो बजट निर्माण जो है यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों की विभाग, ठीक है ना, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा यहाँ से देख सकते हैं आप, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जो आपके जो हाइडल पावर होते हैं, ठीक है, ये सभी होते हैं। और प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। ये अनवीकरणीय है, ये क्या है, अनवीकरणीय है, ठीक है ना, ये सभी अनवीकरणीय है। चलिए निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। संविधान से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये सब पढ़ करके जाइएगा। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ठीक है। चलिए एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इसमें आपके नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है तो वो निश्चित रूप से उत्पादक के क्रम में आएगा, ठीक है ना। उत्पादक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए जापान एक विकसित धनवान देश बना है, बताइए किसके द्वारा। तो ये बना है जापान दरअसल आपके जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें पर्याप्त निवेश करके, ठीक है ना। यही कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होने पर भी यह एक विकसितम धनवान देश है, प्राकृतिक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो यह आपका मीथेन हो जाएगा, हमने गोबर गैस का पढ़ा हुआ था। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है, लौटते मानसून की, तो ये अक्टूबर नवंबर महीने में, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर महीने में, याद रखिएगा। और इस ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर वर्षा होती है, ठीक है ना। लौटता हुआ जो मानसून है बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। तो अक्टूबर नवंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये रिसरा में किया गया था, जो कि कलकत्ता के निकट है। ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। देखिए कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। तो कर्नाटक में जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है उसको मैंगो सावर कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में पूर्व मानसून वर्षा को कर्नाटक और केरल में इसको आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और असम में इसको चाय वर्षा कहा जाता है, असम में इसको चाय वर्षा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी कहा जाता है, ठीक है ना, काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर कहिए, ठीक है। और राजस्थान में इसको मावट कहा जाता है। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर आप लिखिए। अगला प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। यह प्रश्न आपके लिए है, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से आरंभ हुआ था, कब और किस यात्रा से। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था, मैंने आपको बताया है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए फ्रेंड।